स्कूल में अक्सर लोगों से पूछो, बच्चों से, कि आपको कौन सा मुश्किल सब्जेक्ट लगता है। 100 में लगभग लगभग 90 बच्चे कहेंगे गणित मुश्किल लगता है, ये बड़ा कठिन है, ये नहीं होता। बाकी कह रहे फिर भी चल जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, सोशल साइंस, ये बोले चल जाता है, बोले ये मैथ्स बड़ा डिफिकल्ट, वेरी टफ। ये क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि उसमें बुद्धि लगती। अब बुद्धि हम लगाना नहीं चाहते, जोर हम लगाना नहीं चाहते। बुद्धि लगाने के लिए देखिए, आपका मन उस समय जो भी गणित का आप प्रश्न करना चाह रहे हैं, पूरा मन उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। मतलब मन यहां वहां भटकता हुआ नहीं होना चाहिए। एक मास्टर जी बच्चों को ट्यूशन करा रहे थे, बच्चे उनके आसपास सब बैठे हुए थे जमीन पे। उन्होंने बच्चों को एक सवाल करने को दिया। सवाल था कि अगर किसी के पास 20 भेड़ें हैं, 20 में से उसने 4 किसी को बेच दी, 6 उसने किसी को किराए पे दे दी, जिसको उसने किराए पे दी हैं उसको 50 रुपया लेगा रोज का, जिसको उसने बेची हैं उसको 400 रुपया मिला है, तो हिसाब लगा के बताइए उसके कितने पैसे हुए। तो बोले भेड़, अब बच्चे लगा रहे हिसाब, भेड़ 4 बेची हैं, अच्छा इतनी दी हैं, अच्छा सोचते सोचते में वो सामने से गोलगप्पे वाला जा रहा था, बच्चे की नजर उधर और मुंह कह रहा खा ले। भेड़ भूल गई, हिसाब भूल गया। बच्चा देख रहा हो, पीछे से मास्टर जी का थप्पड़ पड़ा, तैड़ क्या देख रहा है, हिसाब कर लिया? बोले नहीं जी। बोले कितना हिसाब निकाला? बस ये हो गया, बताओ फिर। कहता 10 गोलगप्पे। फिर एक और पड़ गई। गणित क्यों मुश्किल लगता है? ऐसी केमिस्ट्री क्यों मुश्किल लगती? क्योंकि केमिस्ट्री में सिंबल्स याद करने पड़ते, उसके जो फॉर्मूले हैं वो याद करने पड़ते। और जब आप वो फॉर्मूले याद करते हैं, अब उसमें जो डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को याद करना मुश्किल, इसलिए लोगों को साइंस मुश्किल लगती है, मैथ्स मुश्किल लगती है। पर एक बात कहूँ, जिसे मैथ्स मुश्किल लगता है, जिसे साइंस मुश्किल लगता है, उसे वेदांत और भी ज़्यादा मुश्किल लगेगा। गणित में तो प्रश्न हैं, नंबर्स हैं, कागज के ऊपर लिखे हुए हैं। यहाँ कुछ कागज पे लिखा नहीं है, सब सूक्ष्म है। जैसे खाना खाते में आपके मुंह में कोई दाग लग गया है, आप कैसे देखोगे? कोई चाहिए ना जो दिखाए आपको। अब ऐसे देह दिखती है, मन दिखता नहीं। देह में मैं है, गुरु जी कह रहे देह में है नहीं। ले अच्छा, ऐसे कैसे होता है? तो इसमें आते संशय। गुरु कहता है ये अध्यास पड़ गया है। सुनने वाले श्रोता कहते हैं की पै गया? अब उनको शब्द समझ नहीं लग रहा। फिर हम समझाते हैं अध्यास का मतलब ये होता है। जरा हाथ खड़ा करिए, कितनों ने विचार चंद्रोदय किया है? जस्ट रेज योर हैंड्स। बाकी ने नहीं किया? अरे चलो जरा एक बार दोबारा हाथ दिखाओ। अच्छा, नहीं, हाँ, अन्य अध्यास किसको कहते हैं? अब जब जवाब ना आए तो इसमें हम दोष किसको दें? स्मृति को, जिसे याद नहीं रहा, या बुद्धि को, जिसे समझ नहीं आई थी? सिद्धू जी, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल 14 थोड़ा ऊंचा बोलिए, पूरा बोलिए।
देखिए ना, अब ये वकील हैं तो इनको आर्टिकल 14 याद रखना पड़ेगा। 356 आईपीसी क्या है? क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द ऑफिशियल वर्क। बैठिए, क्या बढ़िया वकील है ये, देखो। अब वकील जाए कोर्ट में और जो उसका क्लाइंट है उसके ऊपर केस लगा है 356 का, और वो जाए जज के सामने, पर उसे ये पता नहीं 356 है क्या, तो केस लड़ सकता है? बोलिए, नहीं लड़ सकता। तो वो वकील अच्छा होगा? वो वकील बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो वकील जो है उसको पूरा अपना होमवर्क करना पड़ता है, इसलिए उसे बार बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, आईपीसी के जितने सेक्शंस हैं उसको टाइम टू टाइम देखने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं कि क्या था केस, कहाँ का था केस। एक एक कोर्ट में ऐसा हुआ, वकील जो था वो बड़ा बिजी था वो बड़ा सीनियर, केस था, इतने केस वो दिन में कर रहा है, तो उसके सेक्रेटरी उसको ब्रीफिंग दे देते थे, ये है, वो एक बार दे, ओह ठीक है, इट्स डन, वेरी कॉन्फिडेंट बट वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। एक दिन गया कोर्ट में, उसने इतनी दलीलें दी और साबित कर दिया कि ये जो आदमी खड़ा है कटघरे में ये कातिल है, साबित कर दिया। पीछे से ना उसका सेक्रेटरी उसका कोट खींच रहा था, और वो रुक जा, फिर वो बोले रुक जा, फिर बोले जब बोल चुका ना, तो तब तक सेक्रेटरी ने जोर से खड़े होके ना उसका, सर क्या है? सर आप इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, अब स्मार्ट है ना, इंटेलिजेंट है। कहते जज साहब मैं ये सारे तर्क दे दिए हैं कि ये तर्क दे के मेरा फेलो जो लॉयर है वो कहता कि ये कातिल है, और अब मैं सुनाता हूं कि कैसे कातिल नहीं है। उसे सारी सिचुएशन, सारी धाराएं याद हैं, तो अब उसने अपनी ही बोली हुई धाराओं को काट दिया। आधा घंटा और बोला, सर नाउ आई रेस्ट माई केस, मिलॉर्ड नाउ ही कैन से हिज। वो कहता मैं बोलूं क्या अब, क्योंकि फॉर एंड अगेंस्ट दोनों बोल दिए। अच्छा वकील हम उसी को कहते। अब चक्कर ये है कि वकालत से रोजगार चलनी है, इसलिए वकील को अपनी सारी धाराएं याद रखनी पड़ेंगी। एक आईटीओ को अपनी सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे। यहाँ सीए बैठे हुए हैं, सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे। मुझे याद है एक सीए कह रहा था कि ये डेप्रिसिएशन लॉस होता है कि प्रॉफिट, कहते जो चाहे हम बना देंगे, लॉस दिखाओ लॉस दिखा देंगे, और प्रॉफिट दिखाना हम प्रॉफिट भी दिखा देंगे, हम ऐसी बात कह देंगे। बुद्धि है या नहीं इसमें, बोलो? प्रतिभा है या नहीं है इसमें? सब याद करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और आप वेदांत सुनने बैठे हैं, और जो आपने वेदांत का आज तक सुना है वही आपको याद नहीं है। यही तो प्रतिबंध है प्यारे, यही तो मैं कह रही हूं। बुद्धि कम होना प्रतिबंध है। बुद्धि का कम होना भी एक प्रतिबंध है। मेधा अच्छी होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन कि आप रट्टे मार लो। जैसे कोई एमए कर रहा हो वेदांत पे, तो उन्होंने भी सब याद किया होता है। मैं अभी मध्य प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी में बोल रही थी, वेदांत के स्टूडेंट्स को बोल रही थी, तो उनकी शक्लें देख करके कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वेदांत पढ़ा के अब ये वीतराग और आत्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ हो जाने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक सब्जेक्ट है, फिलॉसफी का सब्जेक्ट है। उन्होंने वो सब याद कर लिए प्रिंसिपल, ताकि वो लिख सके और उनको अच्छे नंबर मिल सके और वो पास हो जाए, दैट्स इट। और फिर बाद में एक आधा और डिग्री करके कहीं टीचर, कोई लेक्चरर, कोई रिसर्च स्कॉलर वो लग जाए, दैट्स इट। उनके लिए वेदांत इज जस्ट अनदर सब्जेक्ट विच विल बिकम लेटर ऑन सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। तीसरा सबसे बड़ा प्रतिबंध क्या है? बुद्धि का कम होना, ये ज्ञान का प्रतिबंध है।